जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक मलयालम मिस्ट्री फिल्म अन्वेषिप्पिन कांडिथुम के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें आनंद नाम का एक सब इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जो एक कमिश्नर से मिलने के लिए उनके ऑफिस में आया था। वहाँ बैठे दो लोग जब उसे देखते हैं तो वो डिस्कस करने लगते हैं कि वो किस केस की वजह से सस्पेंड हुआ था। वो बताते हैं कि वो लवली माथन केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन प्राइम सस्पेक्ट के मारे जाने के कारण वो सस्पेंड हो गया था। उसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहां हमें बताया जाता है कि आखिर लवली माथन का केस क्या था। दोस्तों, आनंद उस एरिया का बहुत ही होनहार सब इंस्पेक्टर था और उसे अगर जहाँ कहीं भी गलत दिखता था वो उसे सही कर देता था। आनंद अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार था, लेकिन उसकी इसी ईमानदारी के कारण उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली थी। तभी उसके पास मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक बाप आता है जो कि उसे बताता है कि उसकी बेटी का नाम है लवली माथन और वो कई दिनों से गायब है। ये सुन के आनंद उसकी रिपोर्ट लिखता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, जहाँ सबसे पहले वो उसके कॉलेज की बस में जाता है और पूछताछ करता है। और उसके बाद वो टी स्टॉल पे जाता है जहाँ पे लवली माथन रुकी थी। वो टी स्टॉल का ओनर उसे बताता है कि लवली माथन को उस दिन उसने देखा था और उसके पीछे दो लड़के गए थे और उसके बाद से ही वो गायब हो गई थी। उसके बाद आनंद उन लड़कों के घर जाता है जहाँ पे वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। लेकिन वो दोनों लड़के बताते हैं कि जब लवली माथन वहाँ से जा रही थी तो उन्होंने उसे छेड़ा था, लेकिन तभी वहाँ पर मछली वाला आ गया था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से चले गए थे। उनका ये बयान सुन के आनंद को लगता है कि शायद वो सच बोल रहे हैं और क्रॉस चेक करने के लिए वो मछली वाले से पूछताछ करते हैं, जहाँ वो बताता है कि उसने लवली को उस दिन देखा था और वो लड़के अपने घर चले गए थे। उसके बाद आनंद अपनी टीम के साथ वहाँ पे सर्चिंग करने लगता है ताकि वो लवली माथन की लाश को ढूंढ सके। लवली माथन की माँ आनंद को बताती है कि लवली सबसे ज़्यादा अपनी छोटी बहन से नज़दीक थी और उसकी बड़ी बहन से वो बहुत ही कम बात किया करती थी। लवली माथन का पिता आनंद को बताता है कि दरअसल लवली एक मॉनेस्ट्री में जाया करती थी, जिसका ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो अक्सर फादर से मिलने जाया करती थी। ये सुन के आनंद डिसाइड करता है कि वो मॉनेस्ट्री में जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन आनंद का एक हवलदार उसे समझाता है कि वो वहाँ पर ना जाए, क्योंकि यहाँ पे दो समुदाय के लोग रहते हैं और अगर वो मॉनेस्ट्री में जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए तो क्रिश्चियन समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जब मॉनेस्ट्री के पास पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे कई सारे लोग उसे रोके हुए हैं। जब मॉनेस्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करता है तो कई सारे गांव के लोग वहाँ पे आके उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो उनकी आस्था के साथ बिल्कुल नहीं खेल सकता है। तभी वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर आता है और इस केस को अपने हाथ में ले लेता है और वो आनंद से कहता है कि अब वही इस केस को संभालेगा। तभी उन लोगों को पानी के अंदर एक बोरी मिलती है जिसमें एक लाश थी और जब उस बोरी को हटाया जाता है तो उसमें लवली की लाश होती है, जिसे देखकर लवली का पिता फूट फूट के रोने लगता है। अगले दिन सीनियर इंस्पेक्टर आनंद को बताता है कि एक दूसरा इंस्पेक्टर आ रहा है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो उसके साथ कोऑपरेट करे। आनंद उस जगह को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उस लाश को वहाँ तक लाया कैसे गया। और अगले दिन जब वो सीनियर इंस्पेक्टर आता है तो दूसरे इंस्पेक्टर से कहता है कि वो दोनों क्रिश्चियन समाज से हैं और उन्हें किसी भी हाल में इस केस को किसी और जाति पे टालना होगा, क्योंकि अगर उस मॉनेस्ट्री के अंदर छानबीन हुई तो पक्का कातिल मिल जाएगा। इसीलिए उन्हें ये बात छुपानी होगी और किसी और पे आरोप लगाना पड़ेगा। आनंद उस इंस्पेक्टर को बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था और उसे पक्का यकीन है कि इन दोनों लड़कों ने उसे नहीं मारा है, बल्कि उन्हें मॉनेस्ट्री के अंदर जाके छानबीन करनी पड़ेगी ताकि उन्हें सबूत मिल सकें। ये सुन के वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो अपनी औकात ना भूले और वो उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहता है और उससे अपने घर के काम करवाता है। अब वो सभी एक डॉग को अपने साथ ले जाते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। उस लाश के साथ उस बोरे के अंदर एक लुंगी मिली थी और वो उस कुत्ते को सूंघा देते हैं ताकि वो उसके मालिक तक पहुंच सके। वो कुत्ता उस लुंगी के मालिक तक पहुंचने में नाकामयाब हो जाता है। उसके बाद वो लोग मछली वाले को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं क्या वो उस लुंगी को पहचानता है, तो वो उसे बताता है कि जिस दिन लवली गायब हुई थी उसी दिन उसने इस लुंगी को महादेवन के घर देखा था। ये सुन के वो सभी महादेवन के घर पहुंच जाते हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो महादेवन उन्हें बताता है कि ये लुंगी उस दिन उसके घर से चोरी हो गई थी और उसे नहीं पता कि वो उस लड़की की लाश तक कैसे पहुंच गई। वो सभी महादेवन को गिरफ्तार कर लेते हैं उस पर झूठा आरोप लगाकर, लेकिन आनंद ये बात जानता था कि वो कातिल बिल्कुल नहीं है। रात को आनंद के पास उस लड़की का बाप आता है और उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसकी बिरादरी का आदमी उसकी बेटी के साथ ऐसा करेगा। सहदेवन निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। वो आनंद के सामने हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि वो सच्चे कातिल तक पहुंचे। उसके पिता के साथ एक बस ड्राइवर भी आया होता है जो कि उसे बताता है कि उस दिन उसने लवली को मॉनेस्ट्री के अंदर जाते हुए देखा था। आनंद ये बात समझ जाता है कि ज़रूर उस मॉनेस्ट्री के अंदर कोई ना कोई सबूत है। अगले दिन वो फॉरेंसिक में जाता है और वहाँ के इन्वेस्टिगेटर से पूछता है कि जिस जगह पुलिस ने दिखाई थी कि लवली की वहाँ मौत हुई है, क्या वहाँ पे उन्हें कोई सबूत मिला था या नहीं। तो वो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं था। तो वो इंस्पेक्टर अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है जो कि उसे बताती है कि वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं था। ये सुन के आनंद कहता है कि यानी मॉनेस्ट्री के अंदर उन्हें छानबीन करनी ही पड़ेगी और वो इन्वेस्टिगेटर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आनंद ये काम अनऑफिशियली कर रहा था।
आनंद रात को मॉनेस्ट्री के अंदर एक चोर भेजता है जो कि मॉनेस्ट्री के अंदर से कुछ सामान चुरा के भाग जाता है। अगले दिन फादर जब अपने दरवाजे को ठीक करवा रहा होता है तो वहाँ पे आनंद आ जाता है उस चोर को लेकर और फादर को बताता है कि कल रात जब ये भाग रहा था तो उन्होंने इसे पकड़ लिया था, तो उन्हें कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए मॉनेस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा और छानबीन करनी पड़ेगी। फादर उससे कहता है कि वो रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहता, लेकिन आनंद उससे कहता है कि चोर उनके सामने है तो रिपोर्ट तो अब लिखनी ही पड़ेगी। वो सभी को लेकर अंदर जाते हैं और वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं, लेकिन असल में तो वो लोग वहाँ पे मौत की छानबीन कर रहे थे। वहाँ पे कुछ लड़की के बाल, चूड़ियाँ और कई सारी चीज़ें मिलती हैं और जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो आनंद देखकर हैरान हो जाता है और वो तुरंत उस रिपोर्ट को लेकर सुपरिटेंडेंट के पास चला जाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि उसने केस को सॉल्व कर लिया है और उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए उन्हें गिरफ्तारी करनी ही पड़ेगी। अगले दिन पुलिस फादर को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाती है ताकि वो वहाँ पे अपना बयान दे सके। वहाँ पे कमिश्नर भी आते हैं और आनंद उन्हें बताता है कि कैसे उन्होंने इस केस को सॉल्व किया। वो बताता है कि जब उन लोगों ने मॉनेस्ट्री से सैंपल्स को इकट्ठा किया था तो उसके अंदर उन्हें स्किन टिश्यूज़ के साथ साथ बाल भी मिले थे जो कि लवली माथन के थे। दरअसल उस दिन फादर के घर में उसका भांजा डैनी आया था जो कि लॉ की पढ़ाई कर रहा था और बहुत जल्दी वो प्रीस्ट भी बनने वाला था। डैनी और लवली की बहन ब्लेसी एक दूसरे से प्यार करते थे और जब फादर चर्च में जाने के लिए निकले तो डैनी ने उसे वहाँ पर बुलाया था उससे मिलने के लिए। लवली को नहीं पता था कि फादर वहाँ पे नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँची तो उसे अपनी बहन ब्लेसी दिखी, जिससे वो समझ गई कि डैनी और वो एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। उसने कहा कि वो ये बात फादर को बता देगी, इसलिए उन दोनों ने उसे रोकने की कोशिश करी क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चलती तो डैनी प्रीस्ट नहीं बन पाता। डैनी ने उसे रोकने की कोशिश करी और तभी उसकी सांसें रुक गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और ब्लेसी ये देखकर हैरान हो गई क्योंकि उसकी बहन की जान जा चुकी थी, लेकिन उसने इस बात को दबा दिया और अपने माता पिता से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और उन दोनों ने उस लाश को ठिकाने लगाने का सोचा। ब्लेसी सहदेवन के घर के पास से जब गुजर रही थी तो उसकी लुंगी उसने चुरा ली थी और उसके बाद उसने उसकी लुंगी से लवली के हाथ पैर बांध दिए और उसे बोरे में डालकर पानी में फेंक दिया ताकि लोगों को ये लगा कि उसे सहदेवन ने मारा है। कमिश्नर उनके ऑर्डर देता है कि वो लोग उसे गिरफ्तार कर लें और वो लोग तुरंत डैनी के कॉलेज में जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन उसकी सुनवाई होती है और सब अटेंडेंट कॉल करके आनंद से कहता है कि वहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आनंद जब उसे लेकर कोर्ट में पहुँचता है तो अचानक से डैनी वहाँ से भाग निकलता है और वो ट्रेन के आगे आ जाता है और आत्महत्या कर लेता है। आनंद और उसकी टीम उसका पीछा करती है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती और ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका सस्पेक्ट ही मारा गया था। इसे उनकी लापरवाही कही जाती है और आनंद और उसके 3 हवलदारों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ आनंद अपने सीनियर इंस्पेक्टर से मिलने के लिए आया था। वो सीनियर इंस्पेक्टर उससे कहता है कि एक केस है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। कई सारे लोग इस केस को सॉल्व करने के लिए आए थे लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया, तो वो उसे इस केस को दे रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में इस केस को सॉल्व होना चाहिए। उसे कहता है कि वो उसके साथ उसके टीम को भी भेज रहा है और अगर उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया तो उनकी वाहवाही होगी, जिसकी वजह से उनको वापस से ड्यूटी पे रख लिया जाएगा। ये सुन के आनंद और उसके साथी तैयार हो जाते हैं उस केस को सॉल्व करने के लिए। जब वो चेरुवली गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि पहले भी वहाँ पे कुछ इंस्पेक्टर्स आए थे जो कि गाँव वालों पे बहुत ज़्यादा जुर्म किए थे, जिसकी वजह से गाँव वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो चारों जब ये सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और वो वहाँ के पूर्व इंस्पेक्टर नारायणन के पास जाते हैं उनसे मदद मांगने के लिए। नारायण उनका अपने घर में स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पे बहुत पहले इन्वेस्टिगेटर्स आ चुके हैं लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। उसके बाद वो उन्हें अपने दूसरे घर में लेकर जाता है ताकि वो वहाँ पर रह सके और तभी वहाँ पर गाँव के मुखिया समेत कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन आनंद उन्हें समझाता है कि यहाँ पे वो लोग बस इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं और उनके साथ वो कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये सुन के मुखिया कहता है कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद नारायण उन्हें उस लड़की के बारे में बताता है जिसका वहाँ पे मर्डर हुआ था। वो कहता है कि उस लड़की का नाम श्रीदेवी था और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी जिसकी वजह से लड़के उस पर फिदा हुआ करते थे। उसकी माँ का नाम रिमम्मा था और उसका पति जॉर्ज उसे छोड़कर भाग गया था। जिसके बाद वो कपड़े सिला करती थी और अपनी बेटी के पढ़ाई के पैसे इकट्ठा कर रही थी। जॉर्ज का एक भाई था जिसका नाम पोडियन था और पोडियन ने अपनी भाभी को अपनाने का सोचा, लेकिन उसकी शादी के कुछ दिनों बाद पोडियन बदल गया जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को मारा पीटा करता था। इसीलिए उसकी बीवी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो दोनों अलग हो गए। जो पहली टीम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी उन्हें ये लग रहा था कि श्रीदेवी का मर्डर पोडियन ने किया है और उन्होंने पोडियन को पूछा भी था, लेकिन पोडियन ने यह कहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। श्रीदेवी से वैसे बहुत सारे लड़के प्यार किया करते थे, लेकिन सेतु एक ऐसा लड़का था जो कि सच में उससे प्यार करता था। लेकिन जब उससे पूछताछ करी गई तो पता चला कि उसने भी उसे नहीं मारा है। एक रात को श्रीदेवी ने अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ा कि वो उस लड़के के साथ भाग कर जा रही है जिससे वो प्यार करती है, और उस रात वो घर से भाग गई, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश मिली और किसी को नहीं पता था कि आखिर उसे किसने मार दिया।
वहाँ पे कई सारे इंस्पेक्टर आए इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाया। उन लोगों ने गांव के हर एक बंदे से पूछताछ करी जिन पे भी उन्हें शक था, लेकिन सबके बयान उन्हें नॉर्मल लगे, जिससे उन्हें पता चला कि इन लोगों ने उसे नहीं मारा है। अब आनंद ये कहानी जानकर इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और सबसे पहले रेवम्मा के पास जाता है, जहाँ श्रीदेवी के बारे में पूछताछ करने लगता है। रेवम्मा उसे बताती है कि उसे कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था और वो उसकी सारी कॉमिक्स की बुक को अपने पास ले जाता है ताकि वो उसके अंदर कुछ ढूंढ सके। तभी आनंद की टीम को उसके अंदर एक लेटर मिलता है और जब आनंद उस लेटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर उसकी दोस्त ने लिखा था। ये देखकर वो उसकी दोस्त के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, जहाँ उसकी दोस्त उसे बताती है कि आखिरी लेटर जब उसने उसे लिखा था तो उसमें सारी नॉर्मल बातें थी, लेकिन उसने उससे ये कहा था कि वो हिंदी सीखना चाहती है ताकि वो बाहर कहीं पे जाके सेटल हो सके। आनंद ये सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद श्रीदेवी का लवर हिंदी जानता होगा, तभी वो उसके साथ रहने के लिए हिंदी सीखना चाहती थी। अब वो मुखिया के पास जाता है ताकि वो रिकॉर्ड बुक ले सके और जान सके कि आखिर गाँव से बाहर कितने लोग रहते हैं, लेकिन मुखिया उन्हें वो रिकॉर्ड बुक देने से इनकार कर देता है। उसके बाद वो लोग मुखिया के एक बंदे को हायर करते हैं ताकि वो वहाँ से बुक ला सके, लेकिन वो भी उस बुक को लाने में नाकामयाब हो जाता है। एक दिन आनंद जब उस लेटर को दोबारा से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर जो पोस्टल एड्रेस है वो गुड़गांव का है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ज़रूर ये उस लड़के द्वारा लिखा गया लेटर है। उसके दोस्त के पास जाता है और उसे वो लेटर दिखाता है तो वो लड़की उसे बताती है कि ये राइटिंग उसकी है ही नहीं, जिसे समझ जाता है कि ज़रूर ये राइटिंग उसके लवर की है। रात को मुखिया के घर में घुस जाता है उस बुक को चुराने के लिए, लेकिन मुखिया उसे पकड़ लेता है तो वो उल्टा चाकू उस पर ही तान देता है और मुखिया से कहता है कि आइंदा वो उसे रोकने की कोशिश ना करे। वो उस बुक को अपने साथ ले जाता है और उसको पढ़ने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस गांव का जो मास्टर है उसका बेटा गुड़गांव में रहता है। उसके बाद वो पोस्टमैन के पास जाता है जो कि उस वक्त उन लेटर्स की डिलीवरी किया करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में चला गया था, लेकिन अब वो ठीक था। आनंद उससे जब उस लेटर के बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है कि वो जानता है कि ये किसने लिखा है। अब आनंद को ये बात पता चल जाती है कि असली कातिल कौन है और वो मुखिया के पास जाता है और उसे वो बुक वापस दे देता है और उसे कहता है कि वो कल ऑफिस में आ जाए क्योंकि वहाँ पे वो मुख्य आरोपी का बयान लेने वाले हैं। अगले दिन मास्टर वहाँ पर आता है और उससे पूछताछ करी जाती है, जहाँ आनंद मास्टर को बताता है कि उसका बेटा गुड़गांव में रहता है और वो उसके बेटे की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें उसने उसे बताया था कि जब वो गाँव गया था तो उसे श्रीदेवी नज़र आई थी और श्रीदेवी को वो प्यार करने लगा था और वो भी उसके प्यार में आ गई थी। एक दिन श्रीदेवी और वो बहक गए थे, जिसकी वजह से श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने जब उसे ये बात बताई थी तो उसके दोस्त ने सजेस्ट किया कि वो उससे शादी कर ले। उससे शादी करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो उसे गांव से लेकर भगा ले जाएगा, इसलिए उसने खत द्वारा उसे लिख दिया था कि उसे कहाँ पर आना है, लेकिन वो उसका इंतज़ार करता रहा और वो वहाँ पर नहीं आई और अगले दिन उसे उसकी मौत की खबर मिली। ये सुन के मास्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और आनंद उससे कहता है कि दरअसल वो लड़की छोटी जाति की थी और वो जो लड़का था वो ऊंची जाति का था और वो जानता था कि अगर उसके पिता को ये बात पता चलेगी तो वो उस लड़की को मार डालेगा, इसीलिए उसने भागकर शादी करने का फैसला किया था। तभी आनंद मास्टर को वहाँ से जाने देता है और शादी उससे पूछते हैं कि आखिर वो उस कातिल को यहाँ से जाने क्यों दे रहा है, तो वो उन्हें बताता है कि उन्होंने केस सॉल्व कर दिया है और अब ये काम पुलिस का है कि वो उन्हें पकड़ेगी। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो उन्हें फांसी पर लटका हुआ एक आदमी मिलता है और वो देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वो नारायणन है, जिसके नीचे एक लेटर भी पड़ा हुआ था और जब वो उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। आनंद सुपरिटेंडेंट को बताता है कि दरअसल वो जो रिकॉर्डिंग थी वो मास्टर के बेटे की नहीं थी बल्कि वो नारायणन के बेटे की थी और उसने मास्टर को बुला के वहाँ पे वो इसीलिए सुनाया था ताकि नारायणन को वो बात पता चल जाए कि वो कातिल तक पहुँच चुका है और बहुत जल्दी वो उसे पकड़ लेगा। नारायणन ने अपने खत में लिखा हुआ था कि उसने ही श्रीदेवी को मारा था, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसके बेटे को छोटी जाति की लड़की से प्यार हो गया है तो वो किसी भी हाल में इस शादी को नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने पोस्टमैन को कहा था कि वो जो खत है वो उसे दिया करे। और जब पोस्टमैन ने उसे खत दिया तो उसे पता चल गया कि श्रीदेवी और उसका बेटा कब भागने वाले हैं, इसीलिए उसने रास्ते में श्रीदेवी को पकड़ लिया और उसे जान से मार डाला ताकि वो उसके बेटे से मिल ही ना पाए और ये शादी ना हो पाए। उस नोट में उसने अपना गुनाह कबूल किया हुआ था और उसने फांसी लगा ली थी क्योंकि नारायण ही कातिल था और आनंद ने उसे पकड़ लिया था। इस बार भी आनंद और उसकी टीम को प्राइम सस्पेक्ट नहीं मिल पाता क्योंकि उसे कोर्ट में पेश करने से पहले ही वो मारा गया था, इसलिए आनंद और उसकी टीम कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाती, लेकिन उन्हें ये बात की संतुष्टि थी कि उन्होंने एक और केस सॉल्व कर दिया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी थी। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।